So like I explained in previous video, position of image will be same. और ग्लास स्लैब तो क्या हम लोग हर जगह है ना, विंडो में ही जैसे ग्लास स्लैब लगा होता है। तो अब अगर ग्लास स्लैब से ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पे है, उससे अगर ये फर्क पड़ता है कि इमेज कहाँ दिखेगा, फिर तो हमें हर बार धोखा होता है ना। हम ग्लास स्लैब विंडो से देख रहे हैं, कार सामने आ रही है, सर्टेन डिस्टेंस पे दिख रहा है, और इमेज कार का कहीं और दिख रहा है। थोड़े टाइम बाद कार मूव करके क्लोज आ गई, अब इमेज कहीं और फॉर्म हो रहा है, हमें कार कहीं और दिख रहा है, तो हमारा तो एक्सीडेंट हो जाएगा ना। सो ठीक है, इट्स इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन, बट ये काफी कॉमन ऑब्जर्वेशन था, मतलब लोग डेली देखते हैं, बट वी नेवर थॉट अबाउट इट। सो सर ये इमेज सेम कैसा आएगा बी में? अभी तो मैंने हाँ सर वो सर आपके मिरर सामने मिरर फॉर्मूला है, उसमें तो चेंज आएंगे ना, तो उसमें थोड़ी हमेशा -15 आएगा। क्या चेंज आ रहा शिफ्ट है? कांस्टेंट रहेगा। ऑब्जेक्ट नहीं, पोल से ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस तो वही है जो पहले था, विच इज 32 सेंटीमीटर। केस बी में क्या चेंज हुआ है? लोकेशन ऑफ स्लैब चेंज हुआ है। स्लैब आपने कहा रखा है पहले 5 सेंटीमीटर, यानी काफी क्लोज रखा था। अभी कहाँ पे स्लैब रखा है आपने? काफी लेफ्ट में रखा है, 20 सेंटीमीटर पे रखा है। तो उससे ये शिफ्ट का वैल्यू तो 2 ही सेंटीमीटर आएगा, राइट? तो ये u का वैल्यू -30 लिखोगे आप, ये पूरा कैलकुलेशन करके v -15 ही आएगा। बात समझ में नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ? अच्छा मुझे लगा सर ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। नहीं, ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस से इमेज कहाँ बन रहा है वो नहीं डिस्कस करें, ये डिस्कस करें कि क्या स्लैब को लेफ्ट राइट शिफ्ट करने से ऑब्जेक्ट का इमेज का पोजीशन, इमेज का मतलब क्या होता है, मतलब मुझे फाइनली कहाँ दिख रहा है ना। ऐसा थोड़ी कि कोई इंसान ऑब्जेक्ट भी देख रहा है और इमेज भी देख रहा है। इंसान जो देखता है वही इमेज होता है उसके लिए, ठीक है। तो जो बाहर बैठा है, जिसको रिफ्लेक्शन के बाद फील लेना है, तो उसको सिर्फ I3 दिखेगा, दैट्स इट। उसको I2 नहीं दिखेगा, उसको O नहीं दिखेगा, I1 नहीं दिखेगा, उसको सिर्फ I3 दिखेगा जो बाहर से दिखता है, ठीक है। सो द ऑब्जर्वेशन वाज कि पोजीशन ऑफ ग्लास स्लैब से हमें फर्क नहीं पड़ रहा है। पोजीशन ऑफ ग्लास स्लैब का लेफ्ट रखो राइट रखो, कुछ फर्क नहीं रखो। इनफैक्ट टू बी प्रिसाइज, जिस तरह से मैंने डायग्राम बनाया है, केस बी के लिए ही था ये, केस ए के लिए हमें आंसर लिखना था कि सेम आया, क्योंकि मैंने जो ग्लास स्लैब रखा है अगर आप नोटिस करोगे तो काफी लेफ्ट में रखा है मैंने ना, मतलब इट्स मोर लाइक 20 सेंटीमीटर के आसपास मैंने ग्लास स्लैब को रखा है। 5 सेंटीमीटर का तो मतलब बहुत क्लोज मुझे रखना चाहिए था, बट देन अगेन स्पेस नहीं था। हाँ, बट अगर आप रे डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो रे डायग्राम आपको डिफरेंसेस दिख सकता है। कहीं पर हो सकता है कि रियल इमेज फॉर्म हो रहा हो, जैसे केस ए में जब देखेंगे 5 सेंटीमीटर वाले में देखें, जब आप एक्चुअली रे डायग्राम बनाओगे तो केस ए में आपको रियल इमेज दिखेगा, केस बी में आपको इमेजिनरी इमेज दिखेगा। मेरा मतलब हमें दिखेगा, मतलब हम लोग जो पेपर पे बना रहे हैं हमें दिखेगा, बट पोजिशन ऑफ इमेज विल बी सेम। एंड जिसको भरोसा नहीं, यू कैन ड्रॉ इट ऑन पेपर, गिव इट योर बेस्ट शॉट, थोड़ा सा रे डायग्राम बनाकर, और थोड़ा सा ग्लास स्लैब को मोटा बना के रखना, सो दैट यू कैन ड्रॉ इट प्रॉपरली। सर आपने बोला हम लोग एक कार्स में प्रॉब्लम फेस करते हैं, तो उसको ओवरकम कैसे करते हैं? सॉरी, क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं? हेलो हेलो हेलो। हाँ बताओ बताओ, आ रही है बस। सर अभी आपने कहा ना कि कार्स में और वो सब में हम ये प्रॉब्लम फेस करते हैं शिफ्ट की वजह से। नहीं नहीं, कार्स में प्रॉब्लम नहीं फेस करते। कार क्या मतलब, जैसे कोई भी आप प्लेन ग्लास स्लैब ले लो हाथ में, जैसे विंडो ही ले लो खिड़की का, तो विंडो से सामने वाले का घर जितने डिस्टेंस पे दिख रहा है, आप उसके क्लोज होके देखो या दूर होके देखो, आपको वो वहीं पर दिखेगा। इट्स नॉट लाइक, जैसे मान लो आप ग्लास स्लैब, एक हाथ में एक ग्लास स्लैब ले लो, आपके सामने वाले से एक पॉट रखा है, आप पॉट को देख रहे हो, तो हाथ में जो ग्लास स्लैब है, आप अपना लोकेशन फिक्स रखो, पॉट का भी पोजीशन फिक्स है। ग्लास स्लैब को आगे पीछे करने से पॉट आगे पीछे नहीं होने वाला है। दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। बस समझ में आ रही? हाँ सर अभी पोजीशन ऑफ इमेज वो चेंज नहीं हो रहा है ग्लास स्लैब के पोजीशन शिफ्ट करने से। दैट इज व्हाट आई वांटेड टू हाईलाइट।
ठीक है बच्चों, नोट कर लिया सब लोगों ने, बढ़िया आगे। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को शॉर्ट में लोग PIR लिखते हैं फॉर नो गुड रीजन, बस ऐसे ही थोड़ा सा मेहनत कम करना हो तो ऐसे लिख सकते हैं। अब आपको ध्यान ये देना है कि क्रिटिकल एंगल और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये चीजें मैंने क्या है जिस दिन हम लोग लेक्चर, आई थिंक फर्स्ट लेक्चर या सेकंड लेक्चर था उस टाइम पे शायद मैंने एक दो वीडियोस दिखाए थे ना, जिसमें लाइट रे वाटर के अंदर होता है, लेजर रे बेसिकली, और वहां पर सर्टेन एंगल पे लाइट डालने से लाइट वाटर सरफेस से बाहर आ जाता है, बट फिर जैसे जैसे आप थोड़ा सा एंगल उसका चेंज करते हैं उसके बाद वो रिफ्लेक्ट होके वाटर के अंदर ही वापस चला जाता है। इट्स लाइक, आई मीन वाटर लेयर है ना, वो तो ट्रांसपेरेंट लेयर है, बट ट्रांसपेरेंट लेयर पे आपने लाइट मारा और लाइट गया नहीं है ना, वो वापस आपके पास आ गया, अंदर ही आ गया, ठीक है। एंड दैट इज व्हाट इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ऐसी चीज को हम लोग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोल रहे हैं, और एक सर्टेन एंगल है ना, जिस एंगल पे ये फिनोमिना जो है आपको देखने को मिलता है। सो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। सो लेट मी जस्ट गिव यू एन एग्जांपल। सो मान लो ये नीचे वाटर है एंड बाहर में आपके पास एयर है, ठीक है, और ये इंटरफेस हो गया एयर वाटर इंटरफेस। तो यहाँ पर क्या, अगर आपने लाइट को सीधा ऊपर मारते हैं, जैसे मान लो यहाँ पर कोई टॉर्च है या कुछ है, लेजर समथिंग, और वो आपने यूज किया ऊपर की डायरेक्शन में से मार दिया सीधा, तो आप सीधा मारेंगे तो सीधा रिफ्लेक्ट होकर ऊपर चला जाएगा ना, इसमें तो आपका पाथ डायरेक्शन भी चेंज नहीं होगा। बट मान लो मैंने लाइट इधर मार दिया, तो फिर क्या होगा, डिपेंडिंग ऑन क्या एंगल ऑफ इंसिडेंस है, डिपेंडिंग ऑन क्या एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। वैसे आप वाटर से रेयर जा रहे, एयर में जा रहे हैं, यानी रेयर मीडियम में जा रहे हैं, तो लाइट ऐसे मुड़ना चाहिए, ठीक है, तो मुड़ जाए, कोई दिक्कत नहीं। फिर मान लो थोड़ा सा और टेढ़ा करके मैंने लाइट डाला, ठीक है, अब ऐसे लाइट को जाना चाहिए था, बट लाइट क्या हो गया, ऐसे जाएगा, ठीक है। तो ये सारे नॉर्मल केसेस है रिफ्रैक्शन के। बट ऑब्वियसली यहाँ पे हमें लग रहा है कि जितना एंगल है ना, ये एंगल है राइट, दिस इज द एंगल, सो ये एंगल मैं बार बार क्या कर रहा हूँ, चेंज कर रहा हूँ, इनफैक्ट मैं इंक्रीज कर रहा हूँ। ये एंगल के मेरे इंक्रीज करने से क्या हो रहा है, आपका ये एंगल जो है वो चेंज हो रहा है, दिस एंगल इज चेंज, जिस एंगल से लाइट रिफ्रैक्ट होकर जा रहा है वो चेंज हो रहा है। तो ऑब्वियसली क्या होगा, एक सर्टेन पर्टिकुलर एंगल पे ना, एक कुछ एंगल होगा, उस एंगल पे जब आप लाइट को डालेंगे तो अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ वो लाइट के पास ऑप्शन जो है सिर्फ ये बच जाएगा कि एकदम रिफ्रैक्शन जो एकदम सरफेस को शाइन करते हुए रिफ्रैक्टेड लाइट क्या होगा, पास होगा, लास्ट ऑप्शन के पास ही बच जाएगा राइट। अब इसके बाद अगर आपने लाइट रे को लिया और थोड़ा सा और बड़ा एंगल, जैसे ये एंगल क्या हो, आपने एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्या किया, और बड़ा किया मैंने, थोड़ा सा और अगर आप बड़ा कर देंगे, इसी एंगल को मैं एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल बोलेंगे हम लोग। इस एंगल पे क्या हो रहा है आपका, ये एंगल क्या हो रहा है आपका 90 डिग्री हो जा रहा है। इससे ज्यादा अगर झुका के अगर आपने लाइट को भेजा है तो फिर क्या है, लाइट अब एयर में जाएगा ही नहीं, अब रिफ्लेक्ट होके क्या होगा, वापस एयर वाटर के अंदर आ जाएगा। तो इससे ज्यादा लाइट पे मान लो अगर मैंने इस तरह से बनाया है तो फिर क्या होगा, अब ये रिफ्लेक्शन होगा, यहाँ पे सीधा सीधा रिफ्लेक्शन होगा, तो रेड कलर से बना, अब ये रिफ्लेक्शन होगा। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये अगर एंगल थीटा है तो ये भी एंगल क्या हो जाएगा आपका, थीटा हो जाएगा। इट्स लाइक आपका जो सरफेस है ऊपर वाटर का वो कैसा बिहेव करेगा, आपको एक मिरर जैसा बिहेव करेगा। अगर आपने इस पर्टिकुलर एंगल सी
से बड़े एंगल पे लाइट डालते हैं। सो इन दिस केस थीटा इज ग्रेटर देन सी एंड देयरफॉर क्या हो रहा है आपके साथ, PIR हो रहा है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है। क्यों होता है I don't know, I never tried to figure it out क्यों होता है, and probably this is not in plus 2 syllabus. There might be some interesting reason, there might be some wave optics या फिर medium properties involved because it depends on the medium. So water से आप जा रहे हैं air में, critical angle will be different. आप glass से air में जा रहे हैं, critical angle is different. आप आपने कोई fiber ऑप्टिकल फाइबर ले रखा है और ऑप्टिकल फाइबर में के अंदर कोर से बाहर वाले पोर्शन में लाइट जाने की कोशिश कर रहे हैं, द एंगल विल बी डिफरेंट। बट द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज दैट देयर इज दिस पर्टिकुलर सर्टेन एंगल सी जिस पे लाइट अगर आपने डाला है डेंसर से रेयर में ऑब्वियसली, तो आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाता है, यानी आपका लाइट जो है एकदम जो इंटरफेस है उसको एकदम शाइन करते हुए निकलता है, ठीक है, उसको चमकाते हुए निकलता है। और उससे ज्यादा अगर आपने एंगल थोड़ा सा भी बढ़ाए तो फिर उसके बाद रिफ्रैक्शन की कहानी खत्म हो जाएगी, रिफ्लेक्ट होके वो अंदर आ जाए लाइट। तो अगर कभी स्कूबा डाइविंग या फिर डिस्कवरी चैनल वगैरह के अगर कभी आपने वीडियोस देखे होंगे तो उसमें जब अंदर है ना वाटर के अंदर से बाहर का सरफेस दिखाते हैं तो उसमें नोटिस करोगे कि नीचे का ही जो फिश का ग्रुप होता है उसी का रिफ्लेक्शन आपको दिख रहा होता है उस पे, है ना? किसी ने नोटिस किया है? कैन एनीवन कंफर्म, किसी ने डिस्कवरी चैनल वगैरह पे कहीं पे देखा हो? नहीं। हाँ सर, फोटोज में देखा है। देखा होगा यार, तो इतना झूठ मत बोलो ना। मतलब अगर वेट जस्ट गिव मी 1 मिनट। मैं लेट मी जस्ट चेक इफ आई कैन फाइंड सम इमेज जिसमें ये चीज हाईलाइट हो है। Yeah, so I found one image. I will just share it. But ये गोल्ड फिश का है ना, कुछ और ढूंढते हैं। एक मुझे मिला, दिस वन इज लाइक बेस्ट फिट। ठीक है, ये देखो इमेज को ना, तो ये जो इसके ऊपर में है ना, ये दो फिश है ना, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर, तो ये एक्चुअली रियल वाला है, ठीक है। और वाटर के अंदर है ना, क्योंकि चीजें धुंधली धुंधली दिखती है तो हमें क्या है, थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है उसका ना। एक शार्क नीचे होगा और तुम्हें दो दिख रहा होगा बिकॉज एक ये रिफ्लेक्शन वाला है, ये रिफ्लेक्शन वाला है, ठीक है। सो इट्स लाइक जस्ट इमेजिन, मतलब ये कितना हॉरर, कितनी हॉरर वाली चीज हो सकती है कि आप सरफेस के बहुत क्लोज है
लेकिन आपको रिफ्लेक्शन दिख रहा है और आपको ऐसा फील हो रहा है कि और कितना मीटर पता नहीं ऊपर अभी भी वाटर है। और यू कैन से कि आपके लेग्स के नीचे लेग से कोई शार्क है एंड उसका रिफ्लेक्शन आपको उसमें दिख रहा होगा ऊपर की, ऊपर में देयर इज वन मोर शार्क, है ना, दैट विल बी लाइक रियली हॉरिफाइंग। बट ठीक है, सो यू गॉट द पिक्चर। फिशरमैन पानी के अंदर डूब के मछली नहीं पकड़ते, सो आई वुडंट से कि उनको डबल प्रॉफिट होगा इस केस में। सो ये तो जिनको जान देना होता है वो पानी के अंदर कूदते हैं और फिर वो ढूंढते हैं ये क्या है उनके अंदर, राइट। सो द पॉइंट वाज दैट दिस एंगल इज ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस अगर आपको पानी के अंदर जाना है तो, ठीक है। सो क्रिटिकल एंगल किसको बोलेंगे हम लोग, ये वो एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, जैसे एंगल सी या फिर थीटा सी भी आप लिख सकते हैं। तो दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बिकम्स 90 degrees, so that is what is we are calling as critical angle. C is critical angle, है ना। और ये क्यों है क्रिटिकल एंगल, क्या लॉजिक है इसके पीछे इसको क्रिटिकल एंगल बोलने का। इस पर्टिकुलर एंगल पे क्या आपके पास एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन लाइक आई हैव शोन इन डायग्राम विल बिकम 90 degrees। और स्नेल्स लॉ अगर आप लगाते हैं इस केस के लिए ना, इसके लिए अगर आप स्नेल्स लॉ लगाते हैं, सो इफ यू अप्लाई Snell's law, then you will write, मान लो नीचे कुछ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जैसे μ1 है ना, बाहर जैसे μ2 है, इन जनरल लिख दे रहे, सो विल राइट μ1 sin i, सॉरी sin c, है ना, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो गया, पॉइंट ए बोल रहे हैं, पॉइंट ए पे लगा रहे हैं, सो sin c विल बिकम एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो sin c लिखोगे एंड μ2 इनटू क्या हो जाएगा sin μ2, ठीक है। एंड ऑब्वियसली इट डिपेंड्स कि बाहर क्या मीडियम अंदर क्या मीडियम, बट जनरल केसेस में क्या होगा, मान लो अंदर वाटर है बाहर एयर है, राइट। सो इसको आप सिंपली म्यू लिख दो क्योंकि वाटर वाला है, साइन सी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एयर का 1 ले लो और साइन ये कितना, सॉरी सब रॉन्ग, रिटर्न रॉन्ग, ये एंगल था यहाँ पे 90 डिग्रीज एंगल, सो साइन 90 विल बिकम 1, सो लेट्स राइट 1 ओनली, है ना, इनटू 1। तो यहाँ से क्या आ रहा है, साइन सी मतलब क्रिटिकल एंगल का साइन वैल्यू आ रहा है 1/μ। मतलब अगर आपको एंगल सी चाहिए तो डिपेंड करता है 1/μ, अगर कोई सिंपल वैल्यू आया तो आप एंगल बता दोगे कि सर क्रिटिकल एंगल 60 डिग्री है, 30 डिग्री है, 45 डिग्री है, 90 डिग्री है, 0 डिग्री है, इट डिपेंड्स कि सारा आता भी नहीं है। बट द पॉइंट इज अगर आपको नहीं पता है तो फिर आपको क्या होगा, इस फॉर्म में आंसर आपको बहुत बार लिखना पड़ेगा। सो राइट साइन इनवर्स 1/μ, है ना। देखो मेन फॉर्मूला क्या है, स्नेल्स लॉ लगा के आपको क्रिटिकल एंगल निकालना है। जब भी आपको लगे कि हमें क्रिटिकल एंगल चाहिए, स्नेल्स लॉ लगा लो क्योंकि वो तो हमें हर बार लगाना होता है और उससे आप फाइंड कर लो। बट अगर आपको रट्टा मारना है तो आप रट्टा मार सकते हैं कि c इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1/μ होगा, ठीक है। बट ये किस केस के लिए काम करेगा ये फॉर्मूला, जब बाहर एयर है और अंदर मीडियम, और अगर बाहर कोई दूसरा मीडियम है अंदर कोई दूसरा मीडियम है तो फिर क्या है, भगवान इसमें हेल्प कर सकते हैं। अदरवाइज आपका जीवन जो है इसमें कंफ्यूज होकर रह जाएगा कि ऊपर μ1 रखना होता है या नीचे μ2 रखना है, या नीचे μ1 आएगा ऊपर μ2 आएगा। तो हमें इतना कंफ्यूज क्यों होना है, जब हमारे पास स्नेल्स लॉ, हम स्नेल्स लॉ लगाएंगे जो आंसर आना होगा वो आ जाएगा, उतना दिमाग तो मेरे पास भी नहीं है, ठीक है। सो स्नेल्स लॉ लगाना है, जो आंसर आना हो वो आ जाएगा, दैट्स इट। और अगर आपका एंगल जो है वो इस एंगल सी से कम है, लाइक आई हैव एक्सप्लेन मेनी टाइम्स, एंगल सी से अगर कम है, जैसे इस केस में है, मान लो θ1 में बोलता हूँ, θ2 बोलता हूँ, ठीक है। सो θ1 हो गया या फिर θ2 हो गया, इसमें एंगल, इसका एंगल क्या है, सी से कम है, इसलिए क्या हो रहा है वहां पर रिफ्रैक्शन हो रहा है। थीटा क्या आपका एंगल सी से बड़ा है एंड देयरफॉर क्या हो रहा है, लाइट रिफ्लेक्ट हो गया अंदर ही, रिफ्लेक्शन। टोटल, तो ये जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ये कब होगा, जब लाइट आपका जाएगा, कहां से कहां जाएगा, डेंसर से रेयर मीडियम जाएगा, तभी दिखेगा। और दूसरी चीज क्रिटिकल एंगल का केस या फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन केस कब आएगा, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होना चाहिए आपका, क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए। तो इसके काफी काम है, ऑप्टिकल इल्यूजन, सैंड वगैरह में ऑप्टिकल इल्यूजन दिखता है कई बार, आपको ऐसा लगेगा कि वहां पर वाटर है बट वहां पर वाटर नहीं है, ठीक है। मे बी इफ आई फाइंड अ गुड एनफ वीडियो जिसमें एक्चुअली रियलिटी में दिखाया हो, क्योंकि ये काफी बार पढ़ा है मैंने, बट आई हैव नेवर ट्राइड इट ऑन यूट्यूब की एक्चुअली कोई वीडियो है क्या जहाँ पर सहरा डेजर्ट में ऐसा दिखाया हो कि हाँ वहां पर हमें लग रहा है वाटर एंड देन दे एक्चुअली रीच टू दैट प्लेस एंड सी कि अच्छा वाटर नहीं है। ऐसा कोई वीडियो मैंने कभी ढूंढना नहीं, सो मे बी देयर इज वन वीडियो, इफ सम ऑफ यू कैन फाइंड इट एंड शेयर, दैट वुड बी ग्रेट। कम्युनिकेशन में ये कॉन्सेप्ट काफी ज्यादा यूज होता है, बिकॉज ये कल ही मैंने दिखाया था, कल या परसों के लेक्चर में वी वर लुकिंग एट वीडियोस ऑप्टिकल फाइबर का, तो काफी ज्यादा उसमें यूज होता है ये कॉन्सेप्ट। एंड स्पीड ऑफ लाइट
क्लोज टू स्पीड ऑफ लाइट, या आप ये ढूंढ सकते हैं, क्या बोलते हैं उसको, क्लोज टू स्पीड ऑफ लाइट आप डेटा ट्रांसफर में इंफॉर्मेशन आप शेयर कर सकते हैं, विच इज ग्रेट. सो यस, यू गॉट द पॉइंट. काफी जगह ये कॉन्सेप्ट क्या होगा हमें यूज आएगा. इसको नोट कर लो. हो गया, नोट कर लिया सब लोगों ने? आगे बढ़े. एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं और उसमें क्रिटिकल एंगल का इंफॉर्मेशन, क्योंकि ये तो हम लोग काफी इजीली एक्सपेरिमेंट में ढूंढ सकते हैं. सो क्रिटिकल एंगल ढूंढना काफी इजी टास्क है. एंड दैट मीन्स आप उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ढूंढ सकते हैं. दैट मीन्स आप उस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट का वैल्यू बता सकते हैं, राइट. सो मैंने एक एग्जांपल लिया आपके पास. जैसे नीचे वाटर है, ऊपर एयर है ना, और नो उल्टा है. सो यू हैव ग्लास, ठीक है. ये ग्लास है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे हैव गिवन एज 2. तो ये उन लोगों ने 2 दे रखा है आपको, ठीक है. और बाहर में यू हैव वाटर, बट उस वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज नॉट गिवन, ये गिवन नहीं है. सो बाहर में यू हैव वाटर बट दैट इज नॉट गिवन, ये वो फाइंड करना है, ठीक है. एंड लेट्स से लाइट रे इस तरह से आ रहा है सर्टेन एंगल थीटा पे, और इस तरह से 90 डिग्री बनाकर क्या हो रहा है, रिफ्रैक्टेड लाइट जा रहा है, ठीक है. एंड दैट थीटा गिवन इज 45 डिग्री, या फिर आप इसको बोल सकते हैं थीटा सी, क्रिटिकल एंगल है ये एक्चुअली, ठीक है. क्रिटिकल एंगल दे हैव गिवन एज 45 डिग्री. तो आपको ये फाइंड करना है कि म्यू जी का वैल्यू क्या होगा, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैल्यू, सॉरी वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैल्यू क्या होगा, ठीक है. फटाफट बताओ आंसर, एकदम सिंपल है, फॉर्मूला में डालना है, आपको आंसर बता देंगे. 45 डिग्री पे लाइट ग्लास से वाटर के डायरेक्शन में डालने में 90 डिग्री रिफ्रैक्ट होकर जाता है. सो वी नीड टू फिगर आउट, वी नीड टू कैलकुलेट कि जो वाटर हम लोगों ने यूज किया उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैल्यू क्या है.
सर आपका माइक। ओह सॉरी, सो आई थिंक अभी काम कर रहा है माइक, है ना। तो फॉर्मूला इसमें लगाना ही नहीं था, फॉर्मूला लगाने से तो क्या मिस्टेक हो जाएगा। आप सिंपली लगा लो स्नेल्स लॉ, थीटा सी एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, और रिफ्लेक्टिव इंडेक्स उस मीडियम का ग्लास है, ग्लास का म्यू जी लिख दिया मैंने। वाटर का वी कैन राइट म्यू डब्ल्यू और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज 90 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से वी कैन राइट म्यू डब्ल्यू एज म्यू जी, ग्लास का 2 हो गया, साइन थीटा सी 45 डिग्री दिया हम लोगों ने, राइट, एंड साइन 91 होता है, सो वी डोंट हैव टू वरी। तो ये कितना आ रहा है, साइन 45 1/√2 हो जाएगा, माय बैड, साइन 45 1/√2 हो जाएगा। तो ये कटपिट के आपको आंसर क्या मिलेगा, यू गेट ओनली √2। हो गया, नोट करो किड्स फास्ट एंड लेट मी नो। डन। डन, ग्रेट। सो इसका मतलब ये भी होता है कि अगर लाइट एक सर्टेन एंगल के बाद बाहर नहीं जा पा रहा है, इट मीन्स अगर मैं एक बल्ब जलाता हूं ना, जैसे एक टॉर्च मैंने सी के अंदर जलाया है, यहाँ पर एक बल्ब जलाया मैंने, ठीक है। तो इस बल्ब से क्या होगा, अगर कोई बाहर से देख रहा है तो ये बल्ब आपको सी के अंदर हर जगह से जलता हुआ नहीं दिखेगा। व्हाई? बिकॉज जो लाइट रे ऐसे आ रहा है, जैसे क्रिटिकल एंगल है, ठीक है, तो वो तो रिफ्लेक्टिव के अंदर चला गया। जो अब एंगल तो क्या 3D में इमेजिन करो ना, ये लाइट रे क्या अलग अलग एंगल पे तो आगे भी हो सकता है, पीछे भी हो सकता है, कहीं भी जा सकता है, राइट। जैसे मान लो अगर लेफ्ट में लाइट रे इसी एंगल पे मैं भेजता हूँ, तो ये रिफ्लेक्ट होकर क्या हो जाएगा, नीचे चला आएगा। सो द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू से इज कि अगर कोई बाहर से देख रहा है तो उसके लिए तो एक तरह से, जैसे अगर मैं एक वर्टिकल लाइन बना दिया मैंने, तो एक तरह से एक सर्कल बन जाएगा, और इस सर्कल पे ये जो भी एंगल है, जिस एंगल पे लाइट आ रहा है, हर जगह एंगल क्या होगा, एंगल क्रिटिकल एंगल से आपका बड़ा आएगा, एंड देयरफॉर लाइट जो है इस सर्कल के बाहर आपको नहीं दिखेगा। सो लाइट जो आपको निकलता हुआ दिखेगा सिर्फ इसी सर्कल से दिखेगा ना। इमेजिन करो कि आपने नीचे एक बल्ब जलाया ना, जस्ट इमेजिन पूरा डार्क सी है, आपने नीचे काफी है ना 1000 वॉट का आपने एक बल्ब जलाया, बट उससे जो लाइट निकलता हुआ दिखेगा वो आपको ऐसा बस इसी पार्ट में दिखेगा, कोन जैसा एक लाइट निकलता हुआ दिखेगा, दैट्स इट। ठीक है, मैं इसको डिलीट कर दूं। सो यू गॉट द पिक्चर, राइट। सो वी कैन एक्चुअली फाइंड कि ये रेडियस, मान लो ये सर्कल है, सो रेडियस मान लो r लिख देते हैं, तो यू कैन एक्चुअली फाइंड दैट वैल्यू ऑफ रेडियस, ठीक है। सो लेट्स अज्यूम ये वाटर है एंड द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इज 5/3, बाहर लेट्स से एयर है व्हिच हैज रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1, है ना, और जिस हाइट पे ये बल्ब है, लेट्स कॉल इट एज h। तो आपको क्या करना है, आपको ये कैलकुलेट करना है, यू नीड टू फाइंड कि किस रेडियस से लाइट आपको निकलता हुआ दिख सकता है ना। विच मीन्स कि अगर उल्टा सोचो, अगर आप ऐसे सोचो कि अगर कोई फिश वाटर के अंदर है तो उसको बाहर का पूरा सीन नहीं दिखाई देगा। उसको क्या होगा, अगर ये फिश बाहर देखने की कोशिश कर रहा है, फिर ये फिश है, बल्ब की जगह फिश इमेजिन कर लो, तो बाहर जो भी चीज उसको दिख रहा होगा सिर्फ इतने से सर्कल टाइप के रीजन में उसको दिख रहा होगा कि वो बाहर में काफी शाइन है, बाहर का काफी रोशनी, काफी चमक रहा है ना, कुछ लोग हैं उसमें वॉक कर तैर रहे हैं एंड ऑल दैट। बट अगर कोई यहाँ पर उस सर्कल के बाहर वाले रीजन में क्या है, फिश को ये सब नहीं दिखे, उसको क्या होगा, सी के वाटर, सी वाटर का ही मतलब अंदर का ही जो रिफ्लेक्शन है वही दिख रहा होगा। मैंने डायग्राम भी शो, एक इमेज भी मैंने शो किया था, राइट। सो काफी वियर्ड टाइप ऑफ फीलिंग अंटिल अनलेस आप क्योंकि हम लोग बहुत फ्रीक्वेंटली सी के अंदर जाते नहीं है, राइट। सो एंड एक ऐसे सी के अंदर जाना जिसका वाटर क्लीन हो कि आप ये सब चीजें फील कर पाओ इज अगेन समथिंग डिफरेंट, kind of difficult for us, but yeah, because the point is very, I don't know, it's kind of scary, kind of interesting phenomenon, right?
आ रहा है रिजल्ट? कितना आ रहा है आर का वैल्यू? थ्री एच ओवर फोर आ रहा है, राइट? सो यस, दैट इज द सर्कल। उस सर्कल के अंदर से आपको लाइट बाहर जाता हुआ दिखेगा, अदरवाइज नहीं दिखेगा ना, बाहर वाले को अंधेरा ही लगेगा, बाकी रीजन में वो लाइट रिफ्लेक्ट होकर अंदर आ रहा होगा, ठीक है? सो दैट इज काइंड ऑफ इंटरेस्टिंग। हम लोग भी सॉल्व कर सकते हैं, वेरी इजी। ये आपको क्या अजूम करना है, ये क्रिटिकल एंगल अजूम करना है ना? बट क्रिटिकल एंगल जब आप अजूम करेंगे तो फिर लाइट रे कैसा होना चाहिए आपका? रिफ्लेक्ट जस्ट मतलब सरफेस को टच करते हुए ना से निकलना चाहिए, राइट? सो विल हैव टू रीड्रॉ इट, डायग्राम फिर से बना देते हैं। तो लाइट रे क्या होगा? इस तरह से जा रहा होगा ना, तो ये एंगल क्या हो जाएगा आपका? 90 डिग्री। देन आप इस एंगल को क्या बोलेंगे? क्रिटिकल एंगल बोलेंगे, ठीक है? सो वी कैन राइट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स वाटर का विच इज 5/3 इंटू साइन सी इक्वल टू क्या हो जाएगा? बाहर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स विच इज 1 एंड एंगल इज साइन 90 डिग्री, ठीक है? तो यहाँ से आपको एक साइन सी का वैल्यू मिलता है, तो साइन सी विल कम आउट टू बी साइन 90 तो 1 ही हो गया, 1 ओवर म्यू विल बिकम 3/5। अब इस ट्रायंगल को ध्यान से देखो ना, जैसे ये ओ एम पी ट्रायंगल को अगर आप ध्यान से देखोगे तो वहां पर क्या दिख रहा है आपको कि इफ दिस इज थीटा तो इट मींस सी है अगर वो एंगल, तो इसको भी एंगल सी लिख सकते हैं, राइट? तो देन साइन सी का तो कोई मतलब नहीं, वी जस्ट वांटेड tan सी, सो tan सी आप लिख सकते हो। tan सी का वैल्यू आ जाएगा r/h, ठीक है? एंड बिकॉज साइन सी इज 3/5 देयरफॉर tan सी, ये तो क्या स्पेशल ट्रायंगल होता है 3 4 5 वाला ट्रायंगल, तो अगर उसमें sin थीटा 3/5 है तो tan थीटा कितना आएगा उसमें? 3/4 आ जाएगा। सो दिस विल बिकम 3/4 इक्वल्स टू r/h। देयरफॉर h का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ? सॉरी नॉट h, रिक्वायर्ड r, तो रेडियस आ जाएगा आपका 3h/4, ठीक है? सो नोट करो किड्स। So I hope all of you understood the idea of internal total internal reflection है ना, और critical angle। काफी जगह पर ये कॉन्सेप्ट यूज होता है, काफी जगह इल्यूजन दिखता भी है, काफी जगह बहुत कॉमन है, nobody pays attention to it. So what we'll cover in next lecture is we'll discuss curved surface diffraction. So now we'll talk about concave surface, spherical surfaces, convex surfaces, and उसमें हम लोग क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, एंड फिर वहां से क्या होगा? विल जंप टू आइडिया ऑफ लेंस, है ना? लेंस का क्या एक्सप्रेशन होगा, लेंस के सामने ऑब्जेक्ट रखने से इमेज क्या बनेगा, नहीं बनेगा, कहाँ बनेगा? सो ऑल दोस sort of things that we'll study in our next session. So that will be our next target. ठीक है? So let's close it. Thank you everyone. सर ये चैप्टर अभी और कितना लेक्चर लगेगा?